कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राओं, आज गणित में क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, समुच्चय की धारणा और समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय क्या है तथा समुच्चय का निरूपण, इसके विषय में जाना था। तो संक्षेप में हम उसे बताते हुए क्रम को हम आगे लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि समुच्चय एक विशेष प्रकार का वस्तुओं या संख्याओं का संग्रह होता है, अर्थात वस्तुओं या संख्याओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, अर्थात संग्रह के प्रत्येक पद का एक लक्षण हो, सभी को एक ही परिभाषा से परिभाषित किया जा सके। जैसे सम संख्याओं का समुच्चय हो गया, 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्याओं का समुच्चय हुआ, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हुआ। ठीक उसी प्रकार वस्तुओं के कुछ सुपरिभाषित संग्रह हैं। जैसे हम टी सेट लेते हैं तो टी सेट में जितने भी बर्तन होते हैं वो टी से संबंधित होते हैं। प्लेट है, केतली है, कप है, इनका अगर हम कलेक्शन करें तो वो भी एक सुपरिभाषित संग्रह बनता है, जिसे हम सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। प्रत्येक संग्रह समुच्चय नहीं होता, बल्कि प्रत्येक समुच्चय एक संग्रह होता है। समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम लोगों ने 2 विधियां पढ़ी थी। पहला तालिका विधि या रोस्टर विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। तो हम लोगों ने जाना था कि तालिका विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए पूरे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर से और उसके अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा करके लिखते हैं। और समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय में कोई व्यापक अवयव लिख करके उसको हम परिभाषित कर देते हैं। अब आगे समुच्चय के कुछ विशेष प्रकार या विशेष प्रकारों पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्त समुच्चय, जिसे नल सेट और एम्प्टी सेट कहते हैं, इसके विषय में जानेंगे। तो वास्तव में रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको समझ लें। ऐसा समुच्चय जो परिभाषित हो या ऐसा संग्रह जो परिभाषित हो लेकिन उसमें कोई अवयव न हो। तो इस तरह से हम रिक्त समुच्चय को परिभाषित करते हैं कि वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय या नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जैसे हम एक परिभाषा दें कि ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय जिनकी उम्र 300 वर्ष से अधिक हो। तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे जिनकी उम्र इस समय 300 वर्ष से अधिक हो। तो ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय हमने परिभाषा तो दे दिया, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं मिल पाएंगे। इस तरह से यह हमारा जो कलेक्शन होगा वह एम्प्टी सेट होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति इस समुच्चय में नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हम एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम ऐसा समुच्चय लिखें जिसमें ऐसे संख्याओं को लिखें जो प्राकृतिक संख्याएं हों और 1 से छोटी हों, तो वास्तव में यह परिभाषा तक तो रहेगा, लेकिन 1 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो ऐसा समुच्चय भी रिक्त समुच्चय होगा। तो इस तरह से बच्चों, रिक्त समुच्चय को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय। तो इस तरह से रिक्त समुच्चय को अगर हम ए से डिफाइन करें तो रिक्त समुच्चय में हम मझला कोष्ठक तो लगा देते हैं,
लेकिन इसमें कोई भी अवयव नहीं होता, और इसे हम एक संकेत से निरूपित करते हैं जिसे हम फाई से निरूपित करते हैं। ये फाई से, तो रिक्त समुच्चय को हम फाई से निरूपित करते हैं। अब दूसरा समुच्चय पढ़ेंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय को अंग्रेजी में फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिना जा सके, ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए, ई, आई, ओ, यू। तो वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 5 होती है। तो इस तरह से अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखें तो इसमें अवयवों की संख्या हम देख रहे हैं 5 है, गिना जा सकता है। तो ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। या हम दूसरा उदाहरण लें, जैसे हम 100 से छोटी सम संख्याओं का अगर समुच्चय लें, 100 से छोटी सम संख्याओं का, तो 2, 4, 6 डैश 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 100 तक जाएगा। या 100 तक अगर लें तो 100 तक। तो इस तरह से 2 से लेकर के 100 तक सम संख्याओं को भी हम गिन पाएंगे। तो इस तरह के समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अब हम तीसरे समुच्चय पर बात करेंगे जिसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसे अंग्रेजी में हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या न गिना जा सके, अर्थात अवयवों की संख्या अनंत हो, तो ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। ऐसे ही सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। विषम संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सभी उदाहरण अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। तो इस तरह से परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है और अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सकता। तो अब आगे हम देखेंगे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के बाद सम समुच्चय। चौथा है सम समुच्चय। सम समुच्चय, जिसे हम इक्वल सेट्स कहते हैं। तो सम समुच्चय क्या होता है इसके विषय में जान लें। यदि ए और बी दो समुच्चय हों और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव अगर ए में है, तो ए और बी को हम क्या कहेंगे, सम समुच्चय कहेंगे, और इसे हम ए बराबर बी से निरूपित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लें ए बराबर 2, 5, 7 और बी बराबर अगर हम लें 5, 2, 7, 2, तो यहाँ पर हम ए और बी को सम समुच्चय कहेंगे, क्योंकि बी में दो बार है तो इसकी काउंटिंग हम एक ही बार करेंगे। तो इस तरह से ए में जितने अवयव हैं, ए में 2 है तो बी में भी 2 है, बी में 5 है तो ए में 5 है, ए में 7 है, बी में 7 है। तो ए का हर अवयव बी में दिखाई दे रहा है और बी का हर अवयव ए में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम ए को बी के बराबर कहेंगे और ए और बी को सम समुच्चय कहते हैं। इसे ए बराबर बी से निरूपित करते हैं। अब सम समुच्चय के बाद हम उप समुच्चय की बात करेंगे। तो पांचवा है उप समुच्चय। उप समुच्चय, इसे हम सबसेट कहते हैं। तो उप समुच्चय क्या होता है। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं और इसे हम सांकेतिक रूप में ए इज द
सबसेट ऑफ बी से निरूपित करते हैं। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ये उप समुच्चय है, इसका चिन्ह है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी से निरूपित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें, ए बराबर 2, 4, 6 और बी बराबर अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से बच्चों देखो कि ए का हर एलिमेंट बी में हमको दिखाई दे रहा है। 2 ए में है, बी में भी दिखाई दे रहा है। 4 ए में है, वो भी बी में दिखाई दे रहा है। और 6 ए में है, 6 भी बी में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए का हर अवयव कहाँ मिल रहा है, बी में। तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे और इसे हम ए इज़ द सबसेट ऑफ बी से निरूपित करते हैं। गणितीय रूप में इसे कहते हैं कि फॉर ऑल एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, माने ए में प्रत्येक एक्स जो ए में बिलोंग करता है, फॉर ऑल एवरी ये सिंबल है, एक्स बिलोंग्स टू ए, यदि एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाए, अगर वह एक्स बी में भी बिलोंग करे, तो यदि फॉर ऑल एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, सम समुच्चय और उप समुच्चय की हम लोगों ने बात किया। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, इस पर हम बात करेंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो पिछली कक्षाओं में सभी लोग पढ़े होंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, समुच्चय होता है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको भी पिछली कक्षाओं में सभी लोग जानते होंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होती हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्णांकों के बीच में होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे करणी में 2 है, करणी में 3 है, करणी में 5 है, फिर पाई है, ऐसे ये सब संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो कलेक्शन होता है उसे हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो इस तरह से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को सेट ऑफ रियल नंबर अगर हम आर कहें, तो इस तरह से r इज इक्वल टू एक्स सच दैट इसको हम x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, इस तरह से। तो इस तरह से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर में वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हों या तो अपरिमेय हों। अब अगर हम देखें तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n जो है वो भी सबसेट ऑफ r होगा, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा। z जिसे हम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, जिसमें ऋण पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, शून्य पूर्णांक संख्या, ये भी वास्तविक संख्याओं का क्या होगा? सबसेट होगा। और इस तरह से सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अगर अलग अलग इन समुच्चयों को बनाएं तो सभी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर
और भी विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट डे करेंगे। इतना तैयार कर लीजिए।